जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो छोटे और सूक्ष्म उद्यमी हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा है। जैसे हम छोटे बच्चे का टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान देते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSME जो डिपार्टमेंट है उन्होंने छोटे छोटे व्यापार को एक अलग की कैटेगरी डिफाइन कर दी है। और अगर आप MSME के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको पता होगा ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है जो विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप MSME का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ताकि अगर आप अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या एडवांटेज आपको एक नॉर्मल बिजनेसमैन से ज्यादा मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME डिपार्टमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देने वाला है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमने हमारा लिंक दिया है, उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों MSME के बेनिफिट्स को हम जान लेते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड इट्स बेनिफिट। दोस्तों आपको पता होगा उद्यम जो होता है MSME के नाम से जाना जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है भारत सरकार ने। तो क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कब किसे कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है तो मिलने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको पता होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन सिस्टम है जो रजिस्टर्ड करता है माइक्रो को, स्मॉल को और मीडियम को। 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है जो कि 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। वैसे तो दोस्तों ये MSME का एक्ट है 2006 के अंदर आ गया था। पहले उद्योग आधार होता था, बाद में इसको कन्वर्ट करके उद्यम रजिस्ट्रेशन बना दिया गया था। तो आपको पता होगा मोर देन 316 लाख, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा बिजनेस हैं, जो छोटे बिजनेस हैं वो MSME के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन आल्सो नॉन MSME रजिस्ट्रेशन होता है जो आपके गवर्नमेंट की साइन इन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। आपको रिकॉग्नाइज करते हैं गवर्नमेंट, भारत सरकार एक आपको प्रमाण पत्र देती है और एक यूनिक नंबर जारी करती है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सर्टिफाई करता है कि आप एक स्मॉल हैं या मीडियम बिजनेसमैन हैं और आपके लीगल एंड ऑपरेशन में हैं, मतलब आप भारत सरकार के साथ में रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो आपको पता होगा आधार नंबर देना बहुत जरूरी है। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आधार नंबर चाहिए होगा। आधार नंबर चाहिए होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपका प्रोप्राइटर का चाहिए होगा। इसके अंदर दोस्तों आप HUF को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और एक अगर आपकी फर्म है तो उसको भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब आपको पता होगा HUF का तो कोई आधार नहीं होता है, ना फर्म का होता है। तो HUF का जो करता होता है उसका आधार चल जाएगा और फर्म का जो मेन पार्टनर होंगे, मैनेजिंग पार्टनर, उनका आधार कार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर कहते हैं हु इज एलिजिबल। MSME के अंदर कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो हमने आपको बताया था 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बांटा गया है। अगर आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम के अंदर फॉल करते हैं तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अगर आप माइक्रो के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आपका एक्सीड हो जाता है तो आप अगली कैटेगरी में चले जाएंगे। माइक्रो के बाद में स्मॉल है जो कि बीच वाली कैटेगरी आती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 10 करोड़ या उससे कम है और आपकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है तो आप स्मॉल के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में मीडियम एंटरप्राइजेज है, ये थोड़ा सा बड़ा कैटेगरी आ जाती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ या उससे कम है और आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो आप इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ आपकी एक्सीड हो जाती है, अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा और आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, फिर आप MSME के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाएंगे। अब बीच में एक डाउट भी आया था कि क्या GST नंबर लेना जरूरी है अगर आप MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको पैन कार्ड आपका होना बहुत ही मैंडेटरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड होगा तब भी आप GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप अगर पहले से GST के अंदर उद्योग आधार के अंदर रजिस्टर्ड थे फिर तो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप फर्स्ट टाइम करवाना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में सीधा ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने बताया पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी क्योंकि आपका अभी तक सेविंग अकाउंट नहीं होगा। अगर है तो बढ़िया है, करंट अकाउंट नहीं होगा, अदरवाइज आप अपनी सेविंग की डिटेल डाल सकते हैं।
आप अपनी फर्म का नाम, जो कि यूनिट बोलते हैं, उसका नाम क्या है, कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कितने स्टाफ काम करते हैं, कितना वर्क है, कब से आपने स्टार्ट किया है इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मांगी जाती हैं जो कि बिल्कुल ही इजी स्टेप्स हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, एमएसएमई में कुछ चेंज करना है कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ में ही एमएसएमई को अगर कैंसिल करना चाहें तो वो भी कैसे कर सकते हैं। अब हम बेनिफिट की बात करेंगे दोस्तों। एमएसएमई ने, सरकार ने ये जो छोटे उद्यमी हैं उनको बेनिफिट देने के लिए ये एमएसएमई का स्टार्ट किया था कि कुछ ना कुछ बेनिफिट एमएसएमई के बिजनेसमैन को मिलता रहे। सबसे पहले तो एंटिटी रजिस्ट्रेशन एज ए फर्म। जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है तो उसका आईडी बनती है, जैसे कि आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, वैसे ही आपकी फर्म की ये आइडेंटिटी बन जाती है कि आपकी ये फर्म है। अगर आपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना है अपनी फर्म का तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और बिना जीएसटी के आप 40 लाख तक की सेल, 20 लाख तक की सर्विस, या सेल और सर्विस दोनों है तो 20 लाख रुपए तक की आप सेल या परचेज इसके अंदर कर सकते हैं। अब कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी गिरवी होता है। कोलेटरल फ्री लोन फ्रॉम बैंक। क्रेडिट गारंटी कौन देगा? सिडबी देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। पहले 2 करोड़ तक का लोन आपको कोलेटरल फ्री मिल जाता था, लेकिन अब इस लोन को बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता होगा जब भी आप लोन लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 1.5%। एक नॉन एमएसएमई को अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 8.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओडी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको पता होगा होती है, जैसे सीसी होती है उस तरह से ही ओडी होती है। तो 1% की एग्जम्पशन आपको ओवरड्राफ्ट में भी मिल जाएगी अगर आप एमएसएमई के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। सब्सिडी ऑन फीस। आपको पता होगा 50% सब्सिडी आपको देते हैं अगर आप किसी पेटेंट को या ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कई बार तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम मिल जाती है और कई बार आपको ये जब अप्रूव हो जाता है, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको एमएसएमई डिपार्टमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, तब भी आपका आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी कंसेशन मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अगर आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जाएं, वहाँ के जो भी ऑफिसर होंगे, एईएन जेईन होंगे, उनसे मिलें। अगर नहीं है तो उन्हें बताएं कि हमें भी कोई कंसेशन मिलता है तो उसका जरूर बेनिफिट हमें दें। अब डिलेड पेमेंट की बात करते हैं दोस्तों। पेमेंट नहीं मिलती है 15 दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपने अपना माल बेच दिया किसी को, आपने सेल किया और अब उससे आप पेमेंट मांगने के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है और आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी आपकी पेमेंट के लिए, तो आप एक कंप्लेन करेंगे, आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा 3 टाइम ऑफ द बैंक का। ये एमएसएमई का सेक्शन 15 बोलता है। एमएसएमई एक्ट जो होता है, अगर आपको कोई भी व्यक्ति 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं देता है तो जितनी भी पेमेंट देगा उसका जो बैंक रेट है, जैसे कि 7% अगर बैंक का रेट चल रहा है तो 21% पर मंथ के हिसाब से कंपाउंडेड हो गया। एनुअली इंटरेस्ट है ये, पर मंथ के हिसाब से कंपाउंडेड होकर आपको इंटरेस्ट और मिलेगा। और मजे की बात, सामने वाले व्यक्ति को उस इंटरेस्ट का क्लेम भी नहीं मिलने वाला है। स्पेशल रिजर्वेशन फॉर मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन सेक्टर के लिए स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसके अंदर भी एमएसएमई को प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सब्सिडी की। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, CLCSS है। लोन मिलेगा अगर आपने कैपिटल गुड्स लेने हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। एमएसएमई वालों के लिए, माइक्रो और स्मॉल वालों के लिए 15% सब्सिडी मिल जाएगी। कोई ऐसी मशीन लेनी है जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेड फेयर। आपको पता होगा बहुत बार मेले, प्रदर्शनियां, ऐसे फेयर लगते हैं जो कि नेशनल लेवल पर भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं। तो यहाँ पर भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंटिटी को, यूनिट को स्पेशल कंसीडरेशन दिया जाता है। यहाँ पे अवेयरनेस कैंप भी हो सकता है। तो रिम्बर्समेंट आपको 5 लाख रुपए तक का मिलता है। एक रिम्बर्समेंट तो एमएसएमई डिपार्टमेंट देगा, एक रिम्बर्समेंट NSIC आपको देने वाला है। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो एक से ज़्यादा बार भी आपको ये ट्रेड फेयर के अंदर जो रिम्बर्समेंट है ये आपको मिल जाने वाला है। लाइबिलिटी ऑफ बायर, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था एमएसएमई के अंदर, जिसमें कि बहुत सारे उद्यमी, बहुत सारे एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस को तो बेनिफिट मिला है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को इसका नुकसान भी हुआ है। सेक्शन 43B उसका क्लोज H बोलता है कि किसी व्यक्ति के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और वो उन्हें पे नहीं करता है 15 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर, और 31 मार्च आ चुका है और उसका साल खत्म हो गया तब भी उसने पे नहीं किया है, तो वो सारी की सारी अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी, उसकी छूट उसको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से अगर आपने एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन है, किसी को पेमेंट, आपने माल बेचा, उससे पेमेंट लेनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आप हैं उसके, तो अगर उसको, आपको सामने वाले को आपको माल देना पड़ेगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको पता होगा बहुत
सारे गवर्नमेंट के टेंडर में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी या तो नहीं देनी पड़ती है या कम देनी पड़ती है अगर आपने अपने आप को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड करवा रखा है। अब स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, आपको पता होगा बहुत बार प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी पड़ती है एमएसएमई के नाम से भी, अगर आप बाय करते हैं तो आपको वेवर मिल जाएगा या नॉर्मल के मुकाबले कम स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी आपकी कम लगने वाली है। आईएसओ, आपको पता होगा आईएसओ के अंदर 9001, 2000 और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे होते हैं। तो आईएसओ के अंदर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो 100% रीइंबर्समेंट मिल जाएगा जो आपकी सर्टिफिकेशन फीस होगी। इसके लिए आपको थोड़े से स्टेप्स पता होने चाहिए, उसको प्रॉपर अथॉरिटी के पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी आपको पता होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तो जीएसटी के कुछ एक्सपोर्ट वगैरह पे बेनिफिट हम डिस्कस करने वाले हैं, और डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारे बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एमएसएमई को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट। इफ़ यू विल एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस, तो आपको कम टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद में स्टैंड अप इंडिया, इसके अंदर आपको लोन मिल सकता है 1 करोड़ रुपए तक का। अगर आप एक वीमेन एंटरप्राइजेज हैं, आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन एमएसएमई के थ्रू स्टैंड अप इंडिया में आप ले सकते हैं। पीएमईजीपी लोन्स, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब एम्प्लॉय जनरेशन करनी है तो 25 लाख तक का लोन आप नए बिजनेसमैन के लिए ले सकते हैं अगर आपने अपने आप को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करा रखा है। दोस्तों मैं बोल तो रहा हूँ आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन इतना इजी नहीं होता है मिलना। आपकी प्रोफाइल, आपका जो आने वाला प्रोजेक्शंस है वो बैंकों को आपको आपकी सिबिल, काफ़ी सारी चीज़ें भी सेटिस्फाई करके देनी पड़ती है, तभी ये चीज़ें आपके लिए संभव हो पाती है। अब बात करते हैं कैपिटल सब्सिडी फॉर न्यू मशीन। कोई नई मशीन खरीदना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीन ऑन लेस रेट मिलेगा जो भी आपकी मशीन होगी उसके ऊपर। इसके बाद में क्रेडिट रेटिंग, आपको पता होगा फॉर टेकिंग क्रेडिट रेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई रिम्बर्समेंट करती है जो क्रेडिट एजेंसी की फीस होती है, जो कि 15,000 से लेकर के 40,000 तक होती है। तो वो अगर आपने कहीं पे क्रेडिट रेटिंग करवाई है, उसका खर्चा किया है, तो उसकी फीस भी आपको रिम्बर्स हो जाने वाली है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एक मैट करके होता है दोस्तों, एक एएमटी होता है, एक मैट होता है। अगर आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर मैट एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आपका खर्चा आ रहा होता है लेकिन इनकम टैक्स में नेट प्रॉफिट आ रहा होता है, लेकिन इनकम टैक्स में आप अपना नेट प्रॉफिट जीरो कर देते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है आपका फिर से टैक्स कैलकुलेट होगा और आपको मैट तो देना ही पड़ेगा। तो इसका जो आगे का जो दोस्तों आपका सेट ऑफ होता है, ये नॉर्मल के लिए तो 10 साल के लिए होता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो मैट का बेनिफिट आप अगले 15 सालों तक ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पेटेंट एंड बार कोड रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क की फीस होती है 9,000 रुपये, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको फीस देनी पड़ेगी 4500 रुपये। और रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो 10,000 रुपये का अलग से आपको रिम्बर्समेंट और मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आप कब, कैसे, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको सारी की सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सपोर्ट, इंडिया से बाहर कोई भी माल भेजते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं तो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट विल नॉट इंक्लूडेड इन टर्नओवर फॉर कैलकुलेशन। आपको पता होगा प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर को कैलकुलेशन के लिए देखा जाता है, माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी सेल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑडिट लिमिट, आपको पता होगा दोस्तों, ऑडिट लिमिट नॉर्मल तो 1 करोड़ के बाद में ही आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, लेकिन अगर आप एमएसएमई के अंदर हैं और आपकी सेल कम है, 10 करोड़ तक है, तो आपको 10 करोड़ रुपए तक भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिसिप्ट और खर्चा जो है 95% से ज़्यादा कैश के अलावा ऑनलाइन वगैरह आ रहा है तो। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, एमएसएमई का जो सेक्शन है 15 ये बोलता है आपको कोई पेमेंट नहीं दे रहा है तो 3 टाइम ऑफ बैंक रेट कंपाउंडेड मंथली एक्सपेंसेस विल नॉट अलाउ। और जो सामने वाले व्यक्ति को ब्याज देना पड़ेगा उसको भी इसमें इनकम में प्रूफ उसको छूट नहीं मिलेगी, उसके खर्चे में छूट नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आपको पता होगा नॉर्मल तो आप 44AD के अंदर जाते हैं तो अपनी सेल का 6%, ऑनलाइन सेल का और कैश सेल का 8%, और आपकी सर्विस है तो उसका 50% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन आप 2 करोड़ तक 44AD में जा सकते हैं। ये 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी। और जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, 50 लाख की जगह 75 लाख रुपये आपकी हो जाएंगी अगर आपकी टर्नओवर 95% से ज़्यादा अदर देन कैश है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। 6%, 8% या 50% नेट प्रॉफिट दिखाएं और आप अपना जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एमएसएमई में जा सकते हैं। तो अब ये नाउ अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स हैं दोस्तों।
पहले क्या होता था, जो एमएसएमई है या तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर वाला ही ले सकता था, या कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वही ले सकता था। लेकिन जो पहले ये बता दिया मैंने, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए था, बट होलसेल और रिटेल ट्रेडर के लिए भी अब ये अप्लाई हो सकता है। इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आपको पता होगा लोन वगैरह लेना होता है, सीसी लोन लेना है एमएसएमई वगैरह के लिए, कुछ बेनिफिट आपको मिलते हैं। ट्रेडर को सारे के सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं, बट स्टिल आपको भी बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं कि उद्यम की जो एक्सपायरी डेट है, क्या एक बार हमने अप्लाई कर दिया तो क्या इसको बार बार रिन्यू या अप्लाई करना पड़ता है? तो न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसमें कोई भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका इस तरीके को एक्सपायर हो जाएगा। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है ये किसी टाइम के लिए नहीं है, ये आपके लिए लाइफ टाइम है, जब तक गवर्नमेंट कोई नई स्कीम, नया ऐसा कुछ स्कीम नहीं निकालती है। जैसे कि पहले आपको बताया था मैंने, पहले उद्योग आधार होता था, अब ये बंद होकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ा। इस तरह से अगर कोई फ्यूचर के अंदर कोई नया रूल नियम आता है तो अलग बात है, अदरवाइज इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या कोई खर्चा लगता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन की जीरो कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या कोई रिटर्न्स भरनी पड़ती है? जैसे जीएसटी की रिटर्न होती है, आईटीआर की रिटर्न होती है? नहीं, नो मंथली नो एनुअली रिटर्न, कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। बस आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। हाउ मैनी बिजनेस कैन एमएसएमई? ओनली एक उद्यम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। पहले क्या होता था, उद्योग आधार में आपके 4 बिजनेस हैं तो आपको 4 सर्टिफिकेट मिल जाते थे, लेकिन अब एक ही सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आप चाहे 1 बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 5 बिजनेस, आप अपनी यूनिट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले क्या बिल काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं दोस्तों। एक तो जीएसटी का टैक्स इनवॉइस होता है, एक नॉर्मल इनवॉइस होता है, तो बिल आप डाल सकते हैं, एमएसएमई नंबर अपना डाल सकते हैं, लेकिन आपको बिल के अंदर जीएसटी वगैरह नहीं लगाना है। 100 रुपये की आइटम है तो नीचे टोटल लगा करके 100 रुपये के हिसाब से आप अपना बिल काट सकते हैं। तो एमएसएमई सेविंग अकाउंट रजिस्ट्रेशन जो है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एमएसएमई के अंदर तो वहाँ पे अकाउंट की डिटेल मांगते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट डाल दें। बाद में आपने करंट अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आप करंट अकाउंट भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब एक बार आपको अपना अकाउंट का डिटेल देना जरूरी है, बाद में आप अपना जो है वहाँ पे करंट अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो दोस्तों हर जगह ही पॉसिबल होता है। वैसे तो इनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन आप अपना सेल, परचेज, कैश, लेजर, जितना क्रेडिटर्स, डेटर्स, कितना रुपये आया, कितना रुपये गया, किससे लेना है, वो तो आप अपना सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपके लिए भी बढ़िया है और गवर्नमेंट के लिए भी बढ़िया है। एनआईसी कोड, दोस्तों एनआईसी कोड होते हैं, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस, सेल या सर्विस करते हैं तो एनआईसी कोड वहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी कि कौन सा, आप सपोज करो वहाँ पे रिटेल लिखेंगे तो वहाँ पे रिटेल सेल किस किस चीज़ की होगी वो सारे वहाँ पे आ जाएंगे। आप सर्विस लिखेंगे तो सारी की सारी सर्विसेज वहाँ पे आ जाएगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर सर्विसेज या अदर सेल में लेकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह पर आपका बिजनेस है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको यूनिट ऐड करनी पड़ेगी। आपको सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही मिलेगा, एक सर्टिफिकेट के अंदर आप 1, 2, 3, 4, 5 कितना भी काम कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट आपकी वहाँ पे ऐड हो जाने वाली है। तो इसके बाद में दोस्तों आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी वीडियो में हमारे चैनल पर डाल रखी है, तो उसका भी आप इन्फॉर्मेशन ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।